हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स नवंबर 2024, जिसमें आज हम अपना 6 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, आज हम सोशल इश्यूज़ को कवर करने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक में विल डिस्कस अबाउट द शॉर्ट्स। 2 टॉपिक्स हैं, कवर हो जाएगा हमारा एक ही वीडियो में सोशल इश्यूज़। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने पहली बार चैनल में विजन आईएएस की मैगजीन को सुन रहे हैं, तो उन सभी से मेरा एक नम्र निरोधन है कि आप लोग प्लीज़ आए और चैनल पर बहुत ही ना ऑथेंटिक तरीके से करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। और पिछले 2 साल की प्लेलिस्ट भी तैयार है, एमसीक्यूज़ भी तैयार हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पे आपको हाईलाइटेड पीडीएफ्स वगैरह दी जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक आप मांगते हो तो वो ना चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ताकि देखो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस अभी पीसेस दिए हों, चाहे बिहार यूपी का, उससे पहले भी जो एग्जाम्स रहे, तो करंट अफेयर्स रियली एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारा चैनल स्टैटिक पोर्शंस भी बनाता रहता है नए नए अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम। पहला टॉपिक में WFH की बात की जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना किस बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली CII एंड फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ने ना, FMS आपने देखा ही होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक बहुत, यहाँ पे बहुत बच्चे MBA करने भी जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी फेमस फॉर MBA, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है। इसने पहला ऐसा टाइटल स्टडी किया है, वर्क फ्रॉम होम बेनिफिट्स एंड कॉस्ट एंड एक्सप्लोरेटरी स्टडी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट्स, उसकी जो कॉस्ट है, इसको पूरा ना इन्होंने मिलकर, FMS वालों ने, CII वालों ने मिल के पूरा अच्छे से डिटेल इस पे स्टडी पूरा एक्सप्लोर किया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्क फ्रॉम होम कितना बेनिफिट है, क्या उसकी कॉस्ट है, उसको हम देखेंगे। अब इनकी इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स आई, इन्होंने बताया कि देखो जी, सबसे बड़ी बात है वर्क फ्रॉम होम जो है, इसकी सस्टेनेंस की बात करते हैं, कितना सस्टेन करता है, ठीक है। तो कह रहा खाली जो 68% कंपनीज है ना, वो कॉन्टीन्यूसली वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है उन्होंने कोविड-19 पैंडमिक के बाद से। तो 68% तो आप समझो कि ये कहीं ना कहीं आ गया है। सस्टेनेंस का मतलब समझते हो? सस्टेन करना मतलब कुछ कायम करना, कितना कायम है, कितने समय से चल रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, अब ना हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप समझो हाफ ऑफ द कंपनीज ने हाइब्रिड वर्क प्रैक्टिसेस शुरू कर दी हैं। एम्प्लॉयज़ को एक्सपेक्ट होता है कि वो कुछ डेज वीक में काम ऑफिस में आके करें, कुछ घर से करें। तो कई कंपनीज में आपने सुना होगा कि MWH यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वो लोग ऑफिस जा रहे हैं, ट्यूसडे थर्सडे उनका घर से ही काम करना है, ठीक है। उसके बाद ना शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस की बात भी रिपोर्ट में की गई। कह रहा जो वर्क फ्रॉम होम है ना, इसके टेंजिबल बेनिफिट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को, दोनों को शॉर्ट टर्म, बट ना इनटेंजिबल लॉसेस भी हैं। फॉर्मेशन एंड सस्टेनेंस अगर हम सोशली, इमोशनली, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्म में देखेंगे, तो वर्क फ्रॉम होम लॉन्ग टर्म विजन में सोशली, इमोशनली और ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। आप खुद देखिए, अगर आपने कभी वर्क फ्रॉम होम रिमोट एरिया में किसी को काम करते हुए देखा हो, और करंटली अगर आप खुद भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों से आप पीछे हट जाते हो। बहुत सारी ट्रेनिंग, जो स्किल्स आप कहीं जाते बैठते लोगों से बात करते, वो सब चीज़ें आपकी ना नहीं हो पाती हैं। तो फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रिमोट वर्किंग, कह रहा है लेकिन रिमोट वर्किंग के कुछ इफ़ेक्टिवनेस में ये कह रहा है कि ना इट मे बी लेस इफेक्टिव। कहाँ कहाँ पर कह रहा, उन जगह पर जहाँ ना बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, बहुत सस्टेनिंग या कोलैबोरेटिंग वर्क कल्चर। तो मतलब आप समझो, रिमोट वर्किंग से सबसे बड़ा धक्का पहुँचेगा कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क पर। अगर आप ट्रेडिशनल ऑफिस वर्क प्रैक्टिसेस पे देखते हो, तो ये लेस इफेक्टिव है फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर। क्योंकि अब आप ना किसी को जानते नहीं हो, तो इमोशनल कोई कनेक्शन नहीं बना, कोई बातचीत नहीं होती है। तो बस वो एक ऊपर ऊपर एक अपर लेयर्स वाला ही कॉन्सेप्ट है कि आप एक किसी भी बंदे को आउटर लेयर से जानते हो कि हाँ ये बंदा ऐसा है, ऐसे ऐसे काम लेना है। तो आप समझ रहे हो, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई आपने टीम वर्क नहीं सीखा। ये सारी चीज़ों से आप पीछे हटना शुरू हो जाते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ना, लेकिन ये इवॉल्व क्यों हो रहा है कल्चर? देखो इवॉल्व तो हो रहा ही है। हमने देखा कोविड-19 पैंडमिक के बाद से वर्क फ्रॉम होम का एडवेंट तो शुरू हो चुका है। कह रहा है इसमें मार्क जुकरबर्ग ने, जो फेसबुक के CEO हैं,
जिन्होंने फेसबुक क्रिएट करा, उन्होंने क्या एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि पीपल आर मोर प्रोडक्टिव वर्किंग एट होम। उन्होंने बोला कि जो लोग घर पे काम करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव काम करते हैं, उनसे जो भी एक्सपेक्ट किया जाता है उससे भी अच्छा काम करते हैं। एंड सम पीपल थॉट दैट एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग टू फॉल अपार्ट एंड इट हैज़न्ट। कुछ लोग सोचते हैं इसके बारे में कि एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग, मतलब वो सिर्फ है ना फॉल अपार्ट, चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा, लाइक दिस। तो ये इनकी सोच के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बात को लिखा है। अब ये कह रहे हैं कि जो इवॉल्विंग नेचर है उस पर ध्यान देते हैं कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक है ना, रिस्ट्रिक्शन टू मूवमेंट फोर्स ड्यू टू पेंडेमिक नेसेसिटेटेड ऑफ शिफ्ट टू रिमोट वर्क। है ना, देखो रिस्ट्रिक्शन तो हुई है मूवमेंट में। आप देखो जब कोविड-19 का फेस चल रहा था तो उस समय हम कहाँ बाहर निकलते थे, तो वहाँ तो उस समय प्रेशर था ही कि लाइक यू हैव टू वर्क एट योर प्लेस ओनली। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त उस समय हुआ, पर्सनल टेक्नोलॉजी, डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत एडवांस हो गई, तो पोटेंशियल फॉर रिमोट वर्किंग और ज़्यादा बढ़ गया। फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि आप डिजिटली सबसे कनेक्टेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही गया है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं जो जगह जगह पे रह रहे हैं विदाउट ट्रेवल डेस्टिनेशन, आप वहीं सबसे ज़्यादा रह के करो। तो डिजिटल नोमैड से लोकेशन इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल अपने अलग तरीके से क्रिएट हो गए। फिर रोलिंग बैक ऑफ WH, यानी हाउ आर मैनी एम्प्लॉयज़ ग्लोबली आर रोलिंग बैक द WFH अरेंजमेंट। उन्होंने कहा कि ये तो यार अच्छा ही है, जैसे देखो कंपनी जैसे स्टारबक्स है, गूगल है, अमेजॉन है, इन्होंने वर्क फ्रॉम होम को कॉन्सेप्ट को रोल बैक किया विद रिटर्न टू ऑफिस शेड्यूल। उन्होंने वापस से कर दिया था कि नहीं भाई नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी कई ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि अब वो चलना शुरू हो गया है। लेकिन हमें तो देखो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट से समझना है कि वर्क फ्रॉम होम जो है उसके हम सबसे पहले देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स जो वर्क फ्रॉम होम के हैं उसको देखते हैं। देखो सबसे बड़ा फ़ायदा एम्प्लॉई को क्या होता है, उसकी कॉस्ट ना रिड्यूस होती है। देखो उसको कहीं कम्यूट नहीं करना है, उसको कोई रेंटल घर खरीदना नहीं पड़ेगा। मान लो कोई बंदा दिल्ली में रहता है, ठीक है, और उसको गुरुग्राम ट्रैवल करना है तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, 2-2 घंटे का रोज़ ट्रैवल, 3-3 घंटे का ट्रैवल। तो उसको लगता है चलो मैं वहीं पे रह लेता हूँ, वहीं पे ले लेता हूँ गुड़गांव में कोई। अब वो ले लेता है, उसको वहाँ का खर्चा देना पड़ेगा या तो ट्रैवल का खर्चा देना पड़ेगा, है ना। तो दोनों में उसका क्या हुआ, उसका कॉस्ट जा रहा है। तो क्या होगा, वर्क फ्रॉम होम से सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको कहीं कंप्यूट करके नहीं जाना, आप बड़े आराम से बड़े से अपनी कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा कि आपका वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हैसल नहीं है कम्यूटेशन का, आपका फ्लेक्सिबल शेड्यूल, आप किसी भी वक्त काम करो, किसी भी वक्त रेस्ट करो, है ना। फिर कह रहे हैं एम्प्लॉयर और कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा क्या होता है, उनकी भी कॉस्ट बचती है, ऑफिस का रेंट बचता है ना। एम्प्लॉय का कंपनसेशन पैकेज उसको पहले से कम देना पड़ता है। हायरिंग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपको वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से, जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट तो रहा नहीं, है ना। मान लो कोई बंदा दिल्ली में ऑफिस खोल के बैठा है तो वो चाहे केरला से बुलाए, चाहे वो छत्तीसगढ़ से बुलाए, चाहे गुजरात से बुलाए, किसी भी बंदे का कोई जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट नहीं रहते। फिर इंक्रीज रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से बढ़ जाता है, रेजिग्नेशन का डर नहीं लगता आपको, है ना, क्योंकि पता है कि घर पे रह के काम मिल रहा है और क्या चाहिए। फिर मैक्रो इन्वायरमेंट क्या ना, देखो सस्टेनेबल वर्क प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, कार्बन फुटप्रिंट बचेगा, तो इन्वायरमेंट को कितना मदद, मतलब ESG गोल्स फुलफिल वैसे ही हो गए आपके, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के गोल्स आपके वैसे ही फुलफिल हो गए। फिर वर्क सेटिस्फेक्शन अमंग वर्कर ड्यू टू वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से। फिर इक्विटेबल डेवलपमेंट है, रिमोट वर्क से जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नेगेट हो जाता है ना, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पर करेगा। फिर फैमिली रिलेशनशिप बैलेंस रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम से सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, जो भी न्यू बॉर्न चिल्ड्रन पैदा हो रहा है, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको तो बहुत ही अट्रैक्ट करता है ना। आपको सोचो कोई ना कोई पेरेंट है, अभी जस्ट वो पेरेंट्स बने हैं अभी है ना, बच्चा उनका पैदा हुआ है, तो वो उस समय पर वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। फिर वर्क स्ट्रेस जो होता है, स्पेंडिंग मोर टाइम विद फैमिली, आप फैमिली के साथ भी टाइम बिताओगे तो आपके जो वर्क रिलेटेड प्रेशर थे वो भी रिड्यूस लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। जेंडर इक्वलिटी फील होती है, हाउस होल्ड में सारे चोर सब आपको वुमेन को ही नहीं करने पड़ेंगे, कुछ मेल कर रहा है कुछ फीमेल कर रही है, मिल बांट के काम हो रहा है, समझ रहे हो। फिर वुमेन के लिए क्या, जगलिंग ड्यूटीज़, फ्लेक्सिबिलिटी है वर्क फ्रॉम होम से, जिससे क्या होगा, वुमेन बेटर मैनेज कर पाएगी अपनी पर्सनल ड्यूटीज़ को भी, चाइल्ड केयर है, केयरिंग फॉर पेरेंट्स है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन जॉब्स का बहुत अच्छा हो जाएगा, मदरहुड जो पे गैप आ जाता है वो सब खत्म होगा। मैरिड वुमेन के लिए तो आप ये समझ लो वरदान है वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको समझ आया ना कि कितने बेनिफिट्स भी हैं वर्क फ्रॉम होम के। लेकिन साइड बाय साइड देखो, कोई भी चीज़ ना पूरी तरह से 100% परफेक्शन वाला पैकेज लेकर आए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो चैलेंजेस हैं, एम्प्लॉयज़ को भी है, एम्प्लॉयर को, दोनों को चैलेंजेस हैं। एम्प्लॉयज़ को चैलेंज ये है सेपरेटिंग वर्क एंड होम। वर्क फ्रॉम होम से आपकी बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं बिटवीन होम एंड ऑफिस।
तो टेम्परली या स्पेशली आपका क्या होगा, लीडिंग टू स्ट्रेस, लो प्रोडक्टिविटी। रिसेंट स्टडीज़ ने बताया कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सेवरल लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट हुए हैं। 30% आपका डेली फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस हुई, और आप जानते ही हो फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होने का मतलब है आपको मेंटल स्ट्रेस अपने आप बढ़ेगा, आपका हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आप क्राइसिस में जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वर्क फोर्स के ना वर्क स्पेस के कंस्ट्रेंट आते हैं, यानी सेग्रीगेटेड स्पेस नहीं मिलेगा, फोकस वर्क के घर में, घर छोटे छोटे हैं, अब बताओ कहाँ काम करोगे। फिर आपको को वर्किंग स्पेसिस में जाना ही पड़ेगा, फिर अगेन कॉस्ट बढ़ गई ना। फिर रेस्ट नहीं है, लेजर की प्रॉब्लम है, तो वर्चुअल जो वर्क है क्रिएट अनहेल्दी लाइफ स्टाइल वो शुरू कर देगा, वर्क ऑल द टाइम, प्रेशर क्रिएट करेगा टू बी अवेलेबल 24/7, है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इलॉन मस्क ने बड़ी अच्छी बात कही कि दोज वर्किंग फ्रॉम होम आर डिटैच फ्रॉम रियलिटी। देखो बहुत सही बात है, आप जानते हो ना, आपको ना देखो रियल में ना फील होना चाहिए कि वी आर इन ऑफिस, तुम्हारा मन लगता है, हम प्रोडक्टिव काम करते हैं, है ना। आप घर पे होते हो तो फिर आपको घर में ना एक देखो एक ना देखो एक आप ना चाहते हुए भी, अब जैसे आप ही सोचो, आप घर में कंसंट्रेट करके ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो तभी, या तो आपका सेपरेट रूम वगैरह हो, नहीं तो आपको भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ने में मज़ा आता होगा फॉर श्योर। मुझे तो पूरी गारंटी है, ऐसा ज़रूर आपको लगता होगा, क्योंकि ना देखो एक ना वाइब्स चाहिए होती हैं, ऐसा हम कहते हैं ना, एक अच्छी वाइब्स ढूंढ रहे हैं कि आज ये वाला फेस्टिव वाइब्स आ रही हैं बोलते हैं ना, तो ऐसे स्टडी वाइब्स या एक कल्चर ऐसा जहाँ पे काम करने का मन करे, वैसी वाइब्स के लिए भी यू नीड दैट एटमॉस्फेयर, वो गायब हो जाता है। तो लॉर्ड मस्क जी की ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो फिर फॉर अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें, देखो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, यानी जो को वर्किंग बॉन्डिंग है ना, आप जानते हो ना टीम वर्क के लिए वाइटल है, कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, वर्चुअल इंट्रैक्शंस करना, इससे ना देखो टीम बॉन्डिंग बढ़ती है, वर्क कल्चर बढ़ता है। अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपको वर्क फ्रॉम होम से कहाँ मिल पाएगा ये वर्क कल्चर, टीम बॉन्डिंग, ये सब हो नहीं रहा। फिर उसके बाद ना अब वर्चुअल इंटरेक्शन से यही प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। फिर पता है क्या, मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज़, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, मेंटरिंग करना है, इनोवेट करना है उसको, बट वो हो नहीं पा रहा क्योंकि अटेंडेंस मॉनिटरिंग नहीं है, या वर्किंग ऑन साइट पे ना होने की वजह से वो इतना इफेक्टिव तरीके से दी नहीं जा पा रही है। प्रोफेशनल आइसोलेशन फील होने लग जाएगा, एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है वो कहाँ काम कर रहा है, उसको है ही नहीं कि एम्प्लॉयर कितना रिलेटिव है या क्या है, या कितना रिलेटेड है, कैसे करवाना है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। फिर प्राइवेसी इशू है, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट का डेटा वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये कहीं इधर से उधर ना हो जाए। और फिर इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये इस वजह से है क्योंकि इंडिया के जो लॉज है ना साइबर सिक्योरिटी के, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। फिर क्वेश्चनिंग मोरालिटी, इलॉन मस्क ने बोला, क्वेश्चन किया मोरालिटी ऑफ अलाउइंग अ सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम। अदर्स को जैसे बोला फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनको बोला कि आप कॉन्टीन्यूसली वर्क करो ऑन साइट, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारी जो है वो एम्प्लॉयर्स को लेकर ये प्रॉब्लम्स बताई जा रही है कि मोरालिटी, ये सारा बड़ा क्राइसिस है। अच्छा, फैमिली रिलेशनशिप में ना, अभी तो आपने तारीफ सुनी थी, थोड़ी बुराई भी सुन लो। फैमिलियल स्ट्रेस आएगा कैसे, स्ट्रेन्ड वर्क प्रॉस्पेक्ट, स्ट्रेन्ड फैमिलियल टाइज, कैसे, अब आपको किसी बहुत बॉस ने डाटा वर्चुअल इंट्रैक्शन में, अब आप घर में भी चिल्लाने लग गए, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस करने लग गए। जैसे पैंडेमिक में देखा जा रहा था, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही थी क्योंकि एक दूसरे के चेहरे देख देख के लोग फेडअप थे, बोर हो गए थे। ऑफिस जाते हो 10-15 लोगों के चेहरे दिखते हैं, नए कुछ लोग भी आते हैं, उनसे बातें करते हो, कहीं और घूमने चले जाते हो, समझ रहे हो। अब लाइफ बंद गई तो बस देखो फिर यहाँ से क्या हुआ। फिर फैमिली कमिटमेंट, ड्यूटीज़ लाइक चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर रिलेटेड इशूज़, उस पर से काम भी आपको ऑफिस वाले दे रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है आपको, कहीं कोई ऐसा स्पेस मिल ही नहीं रहा कि भाई कहीं अच्छा हो। फिर मेंटल हेल्थ, सोशल इंटरेक्शन, टेंशन्स की कमी और स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट, आप बड़े इम्पल्सिव एंग्री हो रहे हो अपने बच्चे से ही क्योंकि आपका काम में मन नहीं लग रहा या कुछ भी हो रहा है। वुमेन को भी इसमें दिक्कत है, वुमेन के करियर में रोड ब्लॉक लगेगा प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। जो वर्क वुमेन करती है ना बेचारी, अगर रिमोटली कर रहे हैं तो वो अर्निंग लेस देन एंजॉइंग लेस विजिबिलिटी विद इन द कंपनी। फिर डबल बर्डन है वुमेन को, काम का, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स का बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होगा। तो कुकिंग ऐसे देखा जाता है ना, वुमेन भी बनी है खाना पकाने के लिए, तो वुमेन ही बनी है, तो फिर ऐसा उसके साथ होने लग जाएगा। फिर इन्फोर्सिंग पैट्रियार्कल को तो आप और ज़्यादा बढ़ा ही रहे हो, वुमेन हु ऑप्ट फॉर फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट ना मे बी स्टिग्मेटाइज मोर देन मैन फॉर वॉट इज प्रियोरिटाइज फैमिली ओवर वर्क, तो वो फिर और ज़्यादा आप पैट्रियार्कल आइडिया को और ज़्यादा, पितृसत्ता को और बढ़ाओगे। तो वे फॉरवर्ड में कह रहे हैं देखो रिफॉर्म्ड वर्क अरेंजमेंट होने चाहिए, चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क रिक्वायर्स। अगर आप सच में चाहते हो ना कि वर्क फ्रॉम होम हो भी,
तो ना बहुत सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को पहले चेंज करो, फिलॉसफी चेंज करो, और ना परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपने साइबर लॉस को स्ट्रॉन्ग करो। हाइब्रिड इकोसिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम होता है जिसमें ना दो दो काम करते हो, मतलब ऑफिस भी जाते हो। मुझे देखो ये कल्चर ठीक लगता है यार। देखो आप 2 दिन ऑफिस जाओ, 2 दिन छुट्टी घर में, मतलब छुट्टी का मतलब है घर से काम करो। वो ज़्यादा बेस्ट आइडिया रहता है मेरे को लगता है। फिर गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डेवलप क्लियर पॉलिसीज। पूरी पूरी क्लियर पॉलिसी बनाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करो कि सब स्मार्ट विलेज भारत नेट का जो सपना आपने देख रखा है वो हर जगह पर हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके कैपिटल सिटीज़ में ही है, टीयर 2 सिटीज़ में अवेलेबिलिटी नहीं है, सेमी अर्बन सिटीज़ में अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेट की। तो ऐसा प्रोसेस ना हो, हर जगह पर ये नज़र आए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट टॉक्स अबाउट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, यानी ONOS के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब देखो क्या है ये, तो यूनियन कैबिनेट ने ना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को अप्रूव करा और बोला कि जी हमें ना इक्विटेबल एक्सेस चाहिए टू स्कॉलरली जर्नल्स इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? सभी लाइसेंसेस को, नेशनल लाइसेंसेस को ऑब्टेन करना ई जर्नल से या डेटाबेस सब्सक्रिप्शन से अक्रॉस स्टेम समझते हो ना, साइंस टेक्नोलॉजी है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोशल साइंसेस की फील्ड्स में इसका यही काम है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का ये मतलब है, इसके फीचर्स हैं कि आपको ना डिजिटल एक्सेस मिलने का। मैनेज कौन करेगा इसको? इंफॉर्मेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क UGC सेंटर है, फुल्ली डिजिटल प्रोसेस ऑफ फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन ये संभालेगा। मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने क्या करा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसको बुलाया है। इंटरनेशनल जर्नल के लिए उन्होंने 13,000 जर्नल्स फ्रॉम 30 लीडिंग पब्लिशर्स से बुलाया है, ठीक है। और फाइनेंशियल एलोकेशन के लिए उन्होंने क्या बोला, सरकार को बोला कि 6,000 रुपये ना एलोकेट कर दो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम में। फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एक यूनिफाइड पोर्टल बनाएगा जिसमें ना सारे तरह के कैंपेन चलाएगा। वो इन्फॉर्मेशन देगा, एजुकेशन देगा, कम्युनिकेशन, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच भी पाए कि जी ऐसा एक सिस्टम आ रहा है जहाँ पर आपको इंटरनेट पर ही बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। और इसमें क्या है, देखो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ज़रूरत क्यों है? आप ये तो देखो, चलो मान लिया कि कैंपेन चला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सब उस पोर्टल में मिलेगा, मौजूद कराया जाएगा, लेकिन ऐसी स्कीम की ज़रूरत क्यों है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। भाई ऐसा क्या हो पड़ा? तो पहली चीज़ है इसमें प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक फंड। सबसे बड़ी बात क्या कही जा रही है? प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक फंड, यानी जितनी भी अकेडमिक पब्लिशिंग है, हाईली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री देखो, और ये $19 बिलियन जनरेट करती है रेवेन्यू विथ प्रॉफिट मार्जिन अप टू 40%, ठीक है। हावर जो ये प्रॉफिट है ना, ये पब्लिक फंड से डिराइव होते हैं और कॉन्सेंट्रेट बहुत कम है कि फ्यू कुछ प्राइवेट कंपनीज देती हैं। तो यानी देखो प्राइवेट कंपनीज अभी दे नहीं रही हैं, तो प्रॉफिट पब्लिक फंड से मिलेगा। दूसरा, नीड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम की क्यों है? क्योंकि ना हमें ना प्रीडेटरी पब्लिशिंग को काउंटर करना है। यानी बहुत क्या होता है, कुछ जर्नल्स जो होते हैं ना बहुत लो क्वालिटी के होते हैं, इंडियन रिसर्चर्स के प्रॉपर रिव्यू नहीं किया जाता है, उस पर रिसर्च की क्वालिटी बड़ी गंदी होती है। तो आप तक क्या पहुंचाया जाएगा जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी? तो फिर दूसरा ना, एक्सेस के बैरियर बहुत हैं। अब आप सोचो कोई सब्सक्रिप्शन करना हो आपको, तो आपको ना रिसर्च का कोई भी सब्सक्रिप्शन करने से बहुत पैसा तो देना पड़ेगा, बहुत हाई कॉस्ट होती है। आपको पता है नेचर कम्युनिकेशन अपने हर पेपर को 6790 पर डॉलर बेच रहे हैं। बताओ जरा, आप इसको जरा इंटू कर लो, आप अभी जो डॉलर का रेट चल रहा हो, इतने महंगे होते हैं इनके जनरल सब्सक्रिप्शंस कि आप पढ़ ही नहीं सकते हो। फिर फेवरेबल एग्रीमेंट क्लॉजेज हैं। इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो कॉपीराइट ट्रांसफर्स वगैरह के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अब इंडियन रिसर्चर्स को इसमें कंट्रोल हो जाता है इसका काम। तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत है। कह रहा आप समझो 2021 में जो भारत के लेखक थे, ऑथर थे, उनको 380 करोड़ रुपए भेजा गया आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल्स के लिए। यानी रिसर्चर्स के पास तो जब पैसा ही इतना स्ट्रेन हो जाएगा तो वो क्या रिसर्च करेगा? कौन जाना चाहेगा रिसर्च की फील्ड में भारत के अंदर? तो इसीलिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लेकर आया गया है, ताकि सभी को डिजिटल एक्सेस मिले और फुली डिजिटल प्रोसेस हो सभी इंस्टीट्यूशंस में। उसका रिव्यू करना, जर्नल्स पब्लिश करना, होस्ट करना, वो सब का सब अब होगा, और उसमें सरकार पैसे भी लगा रही है पूरे पूरे, ठीक है। अब इस स्कीम का फ़ायदा सबसे पहले पता है क्या? इसका फ़ायदा है अलाइनमेंट विद आर नेशनल गोल्स। हम चाहते हैं विकसित भारत को सपोर्ट करना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को करना। फिर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी तो हम चाहते हैं ना। देखो हम चाहते हैं कि ना हम ना जर्नल्स को डाइवर्स सिटीज़ तक पहुंचा भी तो पाएँ, टीयर 2 3 सिटीज़ को। फिर फाइनेंशियल बर्डन हम चाहते हैं रिसर्चर्स का कम पड़े। हम चाहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग हो,
उसके बाद रिसर्च की प्रोडक्टिविटी भारत में बढ़ाने के लिए देखो हम ना बहुत पीछे हैं चाइना से, साउथ कोरिया से, तो इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी था ये करना। लेकिन इसके भी कुछ इश्यूज़ हैं, इतना आसान नहीं है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लाना। ONOs लाने को ले सबसे बड़ा दिक्कत शिफ्ट टू ओपन एक्सेस, यानी 50% से ज़्यादा रिसोर्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल है और जो डेटा इसमें डाला गया है वो आउटडेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर US ने ना पब्लिकली फंड किया रिसर्च टू बी फ्रीली एक्सेसिबल बाय 2026, उसमें डाउट्स क्रिएट हो गए। फिर लिमिटेशन है, नेशन वाइड सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, स्मॉल कम्युनिटीज़ आएंगे कि नहीं आएंगी, ये भी नहीं पता। फिर कमर्शियल पब्लिशर डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, रिस्क है वेस्टर्न पब्लिशर्स द्वारा। फिर कॉपीराइट इश्यूज़ है, रिसर्चर्स जो है ऑफन गिव अप कॉपीराइट व्हेन पब्लिशिंग, कॉपीराइट को गिव अप कर देते हैं। जैसे टेलर एंड फ्रांसिस ने ना माइक्रोसॉफ्ट को अलाउ किया कि वो अपने जनरल यूज़ करने दें फॉर AI ट्रेनिंग। अब उसकी वजह से पता है क्या हुआ है, ऑथर्स की सबकी कॉपीराइट छीन ली इन्होंने। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट डिडंट नीड एनी अप्रूवल, बट समझो ना अब अल्टीमेटली उन्होंने अलाउ तो किया, आपने अल्टीमेटली कोशिश तो करी ना जनरल्स ख़राब करने की। फिर डिजिटल कंटेंट का प्रिजर्वेशन कैसे करोगे वो भी नहीं आपको पता। फिर अदर इशू क्या है कि इंडियन जर्नल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो वे अहेड में कह रहा है कि देखो सबसे पहले ना आप नेशनल लाइसेंसेस को नेगोशिएट करो, 90 से 95% सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है फेवरेबल टर्म्स के साथ। अग्रीमेंट क्लॉज लगा दो आप इनोवेटिव चीज़ों के लिए एक्सेस मॉनिटरिंग ट्रेंड को बढ़ावा दो और प्रमोट करो ओपन एक्सेस, चाहे कॉपीराइटेड मटेरियल हो चाहे कुछ भी ऐसा हो उसके लिए। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है वो इस एक्ट के तहत बनाई जा रही है ताकि वी कैन सबस्यूम द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है ये। उसका काम क्या है, टू सीड ग्रो एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि जो कल्चर है रिसर्च का, इनोवेशन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाए। ठीक है ना। तो इसी के लिए हमारा क्या है कि एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ये, और की पैरामीटर से पेयर प्रोग्राम है, जिसमें क्या है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम, ताकि रिसर्च ट्रांसफॉर्म हो जाए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की, है ना। और गवर्निंग बॉडी तो है ही इसमें काम करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज सोशल इश्यूज़ का ये पार्ट। अब सेकंड हम ना सीधा चल रहे हैं अपने शॉर्ट्स की तरफ, छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, यूनियन कैबिनेट है ना इस बार PM विद्या लक्ष्मी स्कीम को अप्रूव करा है, और ये एक CSS स्कीम है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी मेरिटोरियस स्टूडेंट को हायर स्टडीज़ के लिए, कि वो बाहर अपना पढ़ने वढ़ने जा सकें। या नेशनल एजुकेशन में इनको तो रिकमेंड करा जा रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दो जो बच्चे बहुत होनहार हैं, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो हायर एजुकेशन में या प्राइवेट एजुकेशन हो, ताकि अपने घर में ही पढ़ाई करें। फॉरेन कंट्री ज़्यादा जाने लग गए ना बच्चे, ब्रेन ड्रेन कर देते हैं हमारी कंट्री की। तो इसलिए क्या करा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि हमें ना फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, कोलेटरल फ्री, गारंटर फ्री लोन्स देने हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ट्यूशन फ़ी कवर करने के लिए। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, ध्यान सुनना, कोई भी बच्चा जिसने एडमिशन लिया हो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, दिस इज एलिजिबिलिटी। कवरेज क्या है, 860 क्वालिफाइंग NRIF की रैंकिंग में अगर आप आ गए हो, 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ही कवर कर लेंगे। बेनिफिट कितने का मिलेगा, 7.5 लाख का आपको लोन मिल जाएगा, 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, मतलब बहुत फ़ायदा दे रहे हैं बच्चे को। और डिजिटल सिस्टम से आपको इंक्लूड भी करते जाएगा, यूनिफाइड ना पोर्टल बनाया जा रहा है PM विद्या लक्ष्मी के नाम से, ताकि एजुकेशन लोन ये सब इंटरेस्ट सबवेंशन सब कुछ वहाँ पे मौजूद होगा। वाउचर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सब कुछ दिया जाएगा, वॉलेट भी दिए जाएंगे। और ये ना देखो सप्लीमेंट है ये किसका, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, PMUSP है ये, PMUSP है ये। कब आई ये स्कीम, ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए आई थी ये स्कीम। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के बाद ऐसे देखो रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम 82,000 जो फ्रेश स्कॉलरशिप्स दी गई थी वो इसी स्कीम के तहत दी गई थी। तो याद करना आप, ये वाली स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, PMUSP स्कीम जो है, प्रधानमंत्री उत्सव। और पता है स्कॉलरशिप स्कीम है, जो बच्चे पुअर फैमिलीज से आते हैं, जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ आपका जो हायर एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने ये पहल चलाई कि नहीं भाई ऐसा तो करना ही चाहिए, तो बहुत ज़रूरी स्कीम है ना। तो वही है कि देखो आपको ना ये फिर पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम कब आई है। अच्छा चलो अब हम ना आगे की बात करते हैं कि कैसे कह रहे हैं। देखो इस स्कीम में 2008 में तो आई चुकी थी PMUSP स्कीम, है ना। तो इसमें ना बोला जा रहा है कि इसमें कॉम्पोनेंट जैसे सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी वगैरह दी जाएगी, क्रेडिट गारंटी स्कीम वगैरह भी दी जाएगी इसमें, ठीक है। नाउ मूव टू दी पॉक्सो चलते हैं, एक्ट 2012 में। देखो आपको पता है पॉक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, बच्चे को बचाना है किसी भी सेक्शुअल ऑफेंसेस से, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला
सेक्सुअल असॉल्ट जो पॉक्सो के अंडर करते हैं कैन नॉट बी क्वैश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन पार्टीज। बहुत देर को बहुत ज़रूरी है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक मुझे तो लगता है यार। ऐसे ही क्वैश का मतलब है खारिज करना, ठीक है, या अब खंडित बेखंडित करना। मतलब आप कह देते हो कि ठीक है दोनों पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, बच्ची का रेप हुआ, एक ना ऐसा समझो ना 17 साल का लड़का है, उसने 14 साल की बच्ची का रेप करा, ठीक है, बट अब फैमिलीज ने कहा चलो मान लेते हैं, हम इससे शादी वादी कर लेते हैं और अब इसको मतलब ही सॉर्ट कर देते हैं। कोर्ट कह रहा है नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं माना जाएगा। जजमेंट कैसे डिलीवर हुई? राम जी लाल बैरवा वर्सेस ANR वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और ऐसे ही, तो स्पेशल लीव पिटीशन गई, आर्टिकल 136 लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है स्पेशल लीव देना टू अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट इन एनी मैटर। पॉक्सो 2012 में जब आया था गैस, पता है क्यों आया था? ताकि जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन आए, बच्चे की सेफ्टी, पनिशमेंट, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकना था। तो डेफिनेशन बच्चे की क्या होती है? जो 18 साल से कम उम्र का है। सेक्सुअल ऑफेंसेस पनिशेबल है 3 ब्रॉड एरियाज में, सेक्सुअल असॉल्ट हो, हरासमेंट हो, या कोई भी बच्चा पोर्नोग्राफी यूज़ करता हुआ पाया गया तो फिर बस 2019 में अमेंडमेंट हुई तो इंट्रोड्यूस मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाएगी ऐसे में। तो की ऑब्जर्वेशन इसकी क्या है कि रिजेक्शन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज प्रेसिडेंट, यानी कोड मेड रेफरेंस ऑफ स्टेट ऑफ MP वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस में, जहाँ बोला गया एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कि ऑफेंस जो आप सोसाइटी के अगेंस्ट करते हो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इंडोर्स किया गया दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट में सुनील रैकवार वर्सेस स्टेट में बोला गया पॉक्सो ऑफेंस कैन नॉट बी सेटल्ड। ध्यान रखना, केस के नाम याद रखने हैं कि स्टेट ऑफ MP वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस में साफ बोला गया ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी कैन नॉट बी। क्योंकि देखो आप ना गाइस मेरी बात सुनो यार, ये एक केस है ना जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, फिर ये केस को तो बढ़ावा मिल गया, लोगों को समझ आ गया ठीक है जी लड़की वालों को धमका देंगे या लड़के वालों को धमका देंगे, कुछ भी हो सकता है। देखो आई एम वेरी वेरी जेंडर न्यूट्रल पर्सन, मैं दोनों का ही रेफर लेके चलती हूँ कि दोनों ही केसेस में गलत बात है। तो उसके लिए आप सोसाइटी के साथ जब गलत करते पकड़े जाओगे तो आप जाओ जेल में। नॉन प्राइवेट नेचर ऑफ ऑफेंसेस, यानी साफ कहता है कोर्ट ने ऑब्जर्व करा सच क्राइम्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्राइवेट मैटर्स एलिजिबल फॉर कॉम्प्रोमाइज बेस्ड क्वेश्चनिंग। तो साफ बोला सीरियस सोसाइटल इम्प्लीकेशंस होंगे इसके एंड शुड नॉट बी डिसमिस सोलली बेस्ड ऑन सेटलमेंट। साफ बोला कि सेटलमेंट से नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे केसेस के सोसाइटी पर गलत परिणाम मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हीनस क्राइम्स होते हैं क्योंकि ये, ठीक है, तो ये मामला इसे याद रखना। नेक्स्ट इज 10 years ऑफ पोलियो एरेडिकेशन इन इंडिया। देखो बड़ी खुशी की बात है, 10 साल हो गए हमारा पोलियो जो है वो भाग गया है, वरना याद करो 90s के किड्स स्पेशली पोलियो के लिए आप जाते थे ना, हर 15 दिन में वो ड्रॉप्स पीते थे, ऐसा करते थे, या आपके घरों में भी आते थे। तो 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को बोल दिया कि इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। क्राइटेरिया था 3 years ऑफ नो वाइल्ड, क्योंकि कुछ ऐसा आया ही नहीं था 3 साल से, पोलियो वायरस रोबस्ट सर्वेलेंस सिस्टम था हमारा और स्टॉक ऑफ द वायरस का डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो बहुत सारे हमने ना देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी गई है सरकार द्वारा, डिकेड्स ऑफ डेडिकेटेड एफर्ट थे, स्टार्टिंग विद इंडियाज पार्टिसिपेशन। सबसे पहले हमने ग्लोबल आपके पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव में हमने ज्वाइन करा, फिर हमने एफर्ट लिए नेशनल लेवल पर, UIP किया हमने, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जो हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ आप समझो ये प्रोग्राम था। इसमें फ्री वैक्सीन दी गई फॉर 12 वैक्सीनेबल प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए। 1985 से ही हमने इस प्रोग्राम को और बढ़ाया। अब पोलियो को ना देखो, तो हम बोल देते हैं पोलियो, इसका पूरा नाम है पोलियो माइलिटिस, यानी एक वायरल डिजीज़ है जिसमें ना बच्चा जो 5 साल की उम्र का होता है उसको ये इन्फेक्शन डिजीज़ अफेक्ट करती है। कैसे आती है ये? जैसे ओरल रूट से आ जाती है, आपने कोई गंदा खाना खा लिया, कोई गंदा पानी पी लिया। अब इससे क्या होता है आपके ना नर्वस सिस्टम पे ये पैरालाइज करता है, इतना गंदा होता था ये स्ट्रेन स्टेटस, मतलब आप समझो एंडेमिक है अभी भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में, टाइप 1 है वहाँ पर, टाइप 2 टाइप 3 रेडिकेट वहाँ से भी हो गए। तो वैक्सीन लगाने का इसमें प्रावधान आया कि भैया ये तो वायरस तो बहुत खतरनाक है, इसको तो वैक्सीन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहीं वो कह रहे हैं कि ना हमने बहुत काम करा है इसके लिए, हमने चाहे एनुअल पोलियो कैंपेन चलाए हों, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज में, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पे सर्विलेंस बहुत हमने तेज़ी से रखा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे कॉन्टीन्यूसली हम चेक करते रहे। फिर ऐसे ना इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बनाई गई है, 2015 में लॉन्च की गई थी ये। फिर मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया, जिसका काम ही है इम्यूनाइजेशन कवरेज 90% करना, स्पेशल अटेंशन देना,
ठीक है, ऐसा हमने शुरू करा था वहाँ पर काम। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, आपका आता है चिल्ड्रन लैकिंग मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी। एक स्टडी ने रिवील करा कि 77% जो बच्चा है ना 6 से 23 साल के मंथ में, उनके पास डाइट ठीक से जा नहीं रही है। हम इतना कुछ चला रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे बेचारे कुपोषित हैं। पोषण अभियान चलाते हैं, हम जनरल आंदोलन करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, सबको हम देते हैं। हम राष्ट्रीय उसमें भी कोलैबोरेट भी करते हैं। हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट लगाने के बावजूद भी WHO ने बोला कि मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी का मतलब है कि डाइट में 5 या 5 से ज़्यादा फूड ग्रुप्स मौजूद हों। ब्रेस्ट मिल्क, ग्रेन्स, लेग्यूम, डेयरी प्रोडक्ट, फ्लैश, फ्रूट, एग, ये सब हो। तो फूड इनटेक फ्रॉम लेस देन 5 फूड ग्रुप इज कंसिडर्ड मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फेलियर। अगर 5 फूड ग्रुप नहीं है फूड इनटेक में तो आप मान के चलो बच्चा कुपोषित होगा ही होगा। बच्चा क्या, जो भी खा रहा है कुपोषित। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है वो समझते हैं। कह रहा है रीजनल डाइवर्सिटी, कह रहा है जो सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया है, पर्टिकुलरली यूपी, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे 80% ज़्यादा बच्चे जो बेचारे हैं वो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी का शिकार हैं। और एज इम्पैक्ट पड़ता है, देखो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी का, जो यंग बच्चे हैं 6 से 11 महीने के, उन पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये। और वल्नरेबल है, चाइल्ड एंड अदर बैकवर्ड एरियाज में, फॉलोड बाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर फाइनल जो चिल्ड्रन है, इलिटरेट है, यंग है, रूरल रेसिडेंटिंग जो मदर्स हैं, वो मास मीडिया का कोई एक्सपोजर तो है नहीं, डाइट डेफिशिएंट इतना ज़्यादा है। तो इश्यूज़ देखो क्या हो रहे हैं डाइटरी डाइवर्सिटी के। न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन तो होता ही नहीं है। आप सोचो ना, फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल नहीं है आपकी डाइट में अगर, और मदर एजुकेटेड नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम हो रही है सारी की बात है। आप सोचो एक मदर पढ़ती है ना यार अगर, इसीलिए एक औरत का पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पढ़ती है तो वो पूरा घर को हैंडल कर लेगी बड़े आराम से। फिर रिकमेंडेशंस आई, टारगेटेड आउटरीच। आई एम नॉट सेइंग दिस कि भैया मेल्स ना पढ़ें, वो कब पढ़ना वो तो नहीं ज़रूरी है, बट क्योंकि फीमेल चीज़ों को ज़्यादा हैंडल करती है घर में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हो हमारी सोसाइटी में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है। फिर प्रायोरिटाइजिंग एफर्ट एम्ड एट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, स्पेशली जो ना हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वाली होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कम्युनिटीज़ को समझाओ यार, देखो लोकल गवर्नेंस कब काम आएगा, आप कम्युनिटीज़ को समझाओ कि देखो कितना ज़रूरी है आपका न्यूट्रिशंस को लेना। फिर इसी बात पर नेक्स्ट रिपोर्ट पे हम चलते हैं। यूनेस्को ने रिलीज़ करा है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024। तो अगर आ जाए कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, तो यूनेस्को का नाम लिख देना है, मार देना है उसी पर टिक। फोर्टलेजा बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील, करंट हमारा जो G20 प्रेसिडेंसी वहीं पर हुआ ये। ऑब्जर्वेशन आई कि लीडर एज एजेंट ऑफ चेंज। आप सभी जानते हो लीडरशिप अगर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है लीडरशिप, क्योंकि वहीं से देखो अगर कोई लीडर समझेगा, शिक्षा को महत्वपूर्णता दिखाएगा उसके साथ, तो डेफिनेटली वहाँ पे काम होगा। एजुकेशन गोल तभी आप पूरा फुलफिल कर सकते हो। बैलेंस टारगेटेड लर्निंग आउटकम लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर फंडिंग की दिक्कत है। आप सोचो 10 में से 4 कंट्रीज जो है स्पेंड लेस देन 4% GDP, बताओ फिर क्या होगा यार। आप पैसा ही नहीं लगाते हो एजुकेशन पे। 251 आपके जो मिलियन बच्चे हैं, यूथ है, उनमें शिक्षा ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाते हो बच्चे। एजुकेशन सेंट्रल साउदर्न एशियन की वैसी ख़राब है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया, पाकिस्तान आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन में रहते हैं। तो इंडिया का जो इनिशिएटिव डेवलप स्कूल लीडरशिप वो अलग ही मामले में चल रहा है, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, चाहे वो निष्ठा प्रोग्राम है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रिंसिपल शुड बी गिवन द फ्रीडम टू मैनेज देयर स्कूल्स इफेक्टिवली। डेवलप करो एजुकेशन ऑफिशियल कैपेसिटी। क्लाइमेट चेंज एजुकेशन देने की बहुत ज़रूरत है। जो अर्लियर ग्रेड्स थे उसको और अच्छा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। निष्ठा का मतलब क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स जो आपके हैं, टीचर हॉलिस्टिक एडवांसमेंट आपको करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपके लर्निंग आउटकम्स अच्छे हों, स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपके अच्छे हों, तब जाके कहीं आपका ये प्रोग्राम्स देखो सक्सेसफुल भी होना गाइस, तभी तो मज़ा आएगा। एजुकेशन में मज़ा तब आता है ना जब आप पैसा स्पेंड करो और आपकी जो पॉलिसी बना के सिर्फ वो नोटबुक्स में ना रहे, बल्कि वो जाके कहीं जाके इम्प्लीमेंट भी हो, तब जाके मज़ा आएगा। तो गाइस जैसे दिल्ली का इस समय एजुकेशन बहुत सुनने में आ रहा है कि दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम ना देखो, मैं इस किसी पार्टी से ना, देखो मेरे को ना प्लीज़ जोड़ना मत, किसी आइडियोलॉजी से मैं इस तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ। मेरे को देश का भला चाहिए बस, ठीक है ना। देश का भला हो रहा है तो तक वहीं तक वो लीडर्स मिल रहे, ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मेरा ये हमेशा से रहता है कि एजुकेशन को देखो यार बहुत ज़रूरी है। आप समझते हो ना, शेरनी का दूध बोला जाता है, तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे डॉक्टर अम्बेडकर को भी पढ़ते हो तो भी आप जानते हो, या फिर कितने भी लीडर्स आप देखो, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइलस्टोन अचीव करने वाली बात है। तो गाइस आज के लिए सोशल इशूज़ के लिए इतना ही। इसके ना मैं MCQs अभी डाल नहीं पाई हूँ, आई विल सेंड इट इन द टेलीग्राम लिंक, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।